नाजरीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी साहब से। मईशत और बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब हम अपोजिशन का मौक़िफ़ जानेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, बजट ऑब्वियसली अब आ रहा है, बहुत कुछ ज़िक्र हो रहा है 28वीं तरमीम का भी, उस पर भी बात हो रही है और इसी हवाले से बात हो रही है बिकॉज क़यास राय ये ही थी कि हुकूमत जब तक, या कोई भी हुकूमत जब तक NFC का मामला हल नहीं कर पाएगी या सूबों और वफाक के दरमियान जो एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक मसला है उसको एड्रेस नहीं करेगी, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। बट अब तो लगता है कि उसके लिए तो सर वक्त रह नहीं गया। हुकूमत जैसे पिछले सालों में बजट बना रही थी वो उसी तरह का एक और बजट पेश कर देगी। जी आरिफा, एक तो ये मेरा ख्याल है एक रिकॉल करने की ज़रूरत है कि ये शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद ये 5वां बजट होगा उनका। 2022 में पहला बजट दिया था और 2026 में ये 5वां बजट होगा। और आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख का पता है कि पाकिस्तान में बहुत ही कम सिविलियन, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने 5 बजट दिए थे। बजट 5 देने का मतलब ये है कि एक कंटिन्यूटी, कि आपका एक इनिशियल प्लान था, उसको इकोनॉमिक प्लान था, एक विजन था, उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक बजट और फिर दूसरा, फिर तीसरा, जिसमें टैक्स नेट को भी ब्रॉडन करने की बात होती है, एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल करने की बात होती है और मुख्तलिफ इकोनॉमिक सेक्टर्स में आप अपनी तरजीहात इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका मिलता है। सो ये 5वां बजट है, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब नहीं गिला कर सकते कि जी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपना जो इकोनॉमिक विजन था उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकता। सो ही हैड ऑल द अपॉर्चुनिटी। द फैक्ट कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है टैक्स बजट का, वो टैक्स रेवेन्यू होता है। सब उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग तो 2 लाइनें ही होती ना। अगर आप टैक्स रेवेन्यू होता है, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो गैप होता है वो फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल सरप्लस होता है। टैक्स कलेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो ब्रॉडन करने का तो मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत में भी कोई आज ये कह सकता है कि दे हैव बीन एबल टू ब्रॉडन द टैक्स नेट। एंड ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है जिसकी जाहिर है पाकिस्तान के अवाम को सजा मिली है, क्योंकि स्टेबिलिटी के नाम पर। माफ़ करिएगा ज़ुबैर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बात यहाँ काट रही थी। अभी आप से बात करने से पहले हम बिलाल अज़हर कयानी साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल ब्रॉडन की है, हमने अपनी इन्फोर्समेंट बेहतर की है जिसकी वजह से FBR की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और बकौल उनके IMF ने भी इसका इकरार किया है। देखिए ना, उसमें ये मैंने कहा ना, जिस तरह एक टैक्स रेवेन्यू होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर होता है, फिस्कल डेफिसिट। अब हुकूमत उसको अपनी जो कामयाबी कहती है वो ये कहती है कि फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कम करने में वो कामयाब हुई है और ये एक हकीकत है, ये बिल्कुल, और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उसकी प्राइस किसने पे की है? जो टैक्स इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ ब्रॉडन के बजाय, ब्रॉडन उसको नहीं कह सकते, आपने उन्हीं शोबों पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, उन्हीं इंडिविजुअल्स पर, उन्हीं सेक्टर्स पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जो 5 साल पहले थे। एक 2 बड़ी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर 25% GDP का कंट्रीब्यूट करता है और टैक्स में 0.3% कंट्रीब्यूट करता है। वो पता नहीं, शायद 5 साल के पहले 0.4 था या 0.5 था, मतलब उधर ही फंसे थे। ट्रेडर्स हैं, जिस तरह आपने टैक्स उनको बिल्कुल भी एनफोर्स करने में आप कामयाब। आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दबा के टैक्स रेट्स भी बढ़ाए, आपने इंडिविजुअल्स को, सैलरीड इंडिविजुअल को दबा के टैक्स किया और टैक्स रेट्स भी बढ़ाए। सो आपने जो किया है, जिसके बेसिस पर आपका फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, उसकी प्राइस पाकिस्तान के अवाम ने दी है। तो वो जो प्राइस पे किया स्टेबिलिटी के, देखें ना, 3 स्टेजेस होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक होता है नियर डिफॉल्ट सिचुएशन, उससे आप बाहर निकल के आप स्टेबलाइजेशन में जाते हैं, और तीसरा होता है ग्रोथ की तरफ जाने, जो फाइनल कामयाब होती है। अभी तक हम 4 साल कंप्लीट होने के बावजूद हम ग्रोथ की तरफ अभी तक नहीं आए, ये तो हुकूमत भी मानती है। और अगर हम कामयाबी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता कामयाबी किसको कहते हैं, अवाम के हवाले से कामयाबी होती है या नाकामी होती है। ये जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट या आप फिस्कल डेफिसिट या आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को अगर आप कामयाबी या IMF कामयाबी
are people of Pakistan, any segment of people of Pakistan, are they better off today in any way? चाहे वो गुर्बत के हवाले से, या वो इनइक्वालिटी के हवाले से, या उनकी रियल वेजेस बढ़ने के हवाले से, या अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, या महंगाई के हवाले से, कोई एक शोबा अगर ऐसा है जिसमें पीपल आर बेटर ऑफ टुडे देन दे वर 4 years ago, तो ऐसा तो कोई शोबा नहीं आप बता सकते. तो उसकी जो प्राइस अच्छा, है वो तो पाकिस्तान के अवाम ने जुबैर पे साहब, की है. बिल्कुल। ज़ुबैर साहब, क्योंकि आपने वो 3 स्टेजेस का ज़िक्र किया कि वो स्टेबिलिटी जो है वो चल रही है, बट सर अब क्योंकि एक तरफ जो बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं तेल की, जिसका सारा जो बोझ है वो हमने देख लिया, हुकूमत ने पास ऑन कर दिया, साथ पेट्रोल लेवी भी जो है वो 100 रुपए के करीब रखी हुई है, तो फिर आपको लगता है कि ये वाला जो बजट आएगा इसमें विल वी कंटिन्यू, मतलब कि क्या हुकूमत यही दावा करती रहेगी इस साल के हम स्टेबिलिटी जो है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, या रिवर्सल हम देखेंगे क्योंकि तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं? देखिए ना, हम तो कोई रिवर्सल कोई भी नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के जो अभी जो पिछले 3-4 साल से प्रोसेस नहीं सर, रिवर्सल इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि जो स्टेबिलिटी है वो भी जो कमजोर पड़ जाएगी इकोनॉमी की, दैट्स व्हाट आई मेंट, नॉट रिवर्सल इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग बेटर. एब्सोल्युटली यू आर राइट कि स्टेबलाइजेशन ही कंटिन्यू रहेगा, उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगे. मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का कोई भी अभी कोई ऐसा नुस्खा नहीं आया कि जी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, या गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं उनको आप वहाँ से निकाल के ऊपर लेके आएँ, या आप महंगाई में कोई कमी करने में कामयाब हों, या आप कोई भी दूसरे सेक्टर में एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाने में कामयाब हों. अब एक ही अगर मैं आरिफा इसका जिक्र करता चलूँ, एक्सपोर्ट की बात हुई है, तो एक्सपोर्ट जो 2022 में थी आज उससे कम है. तो आप खुद सोचिए कि लाइफ लाइन होती है एक्सपोर्ट्स, कि अगर आप अपने जो फॉरेन एक्सचेंज ऑब्लिगेशंस होती है, ये तो हमारे रेमिटेंसेस आते हैं, उसमें ज़ाहिर है हुकूमत का तो कोई ताल्लुक नहीं है. पाकिस्तान के वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, $40 बिलियन से ज़्यादा भेज देते हैं, बट हमारी एक्सपोर्ट्स अब आप खुद सोचिए वो 2022 के मुकाबले में हम डिक्लाइन किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. इसी तरह से आप बिजली के का सेक्टर देख लें, तो कोई भी सेक्टर, बिजली की कीमतें भी पिछले 4 साल में कितनी बढ़ी हैं. सोलराइजेशन पाकिस्तान में वो जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कामयाब हुई है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि सबसे बदहाल सेक्टर था कि लोगों के लिए कोई चॉइस ही नहीं थी. दैट इज द क्लियरेस्ट एग्जांपल व्हाई पीपल इन पाकिस्तान हैव गॉन टुवर्ड्स सोलर compared to all other countries in the world, because there was no way, it was just not stopping. और अब भी नहीं रुक रहा. उसकी जो प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स भी बढ़ रही हैं, 3 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर चुके हैं. तो कोई एक ऐसा शोबा हो ना जिसमें सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है. गैस का सर्कुलर डेट 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है. वो जो एक बिजली का सर्कुलर डेट कम है, 1.8 ट्रिलियन है, बट उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 1.3 ट्रिलियन उन्होंने बैंक से लोन लेके उसको उतारा था, और उसका बोझ दोबारा अवाम पर डाल दिया. बिजली के बिलों में 6 साल तक मैं और आप सब पाकिस्तान पे करता रहे. तो कौन सा शोबा है? और उसको इस तरह से भी देख लें आरिफा, अगर हम देखना चाहें कि अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि एक इकोनॉमिक कंपैरिजन एक होता है पिछले अदवार और या हिस्टोरिकल अपनी कंट्री में, और तीसरा तरीका ये होता है कि आप जो रीजनल कंट्रीज हैं उसके साथ. तो आप किसी सेक्टर को ले लें, आप एक्सपोर्ट्स ले लें, आप इन्वेस्टमेंट ले लें. अब आप इन्वेस्टमेंट का आप हाल देखें कि 50-year लो पर आपका इन्वेस्टमेंट 50-year लो, आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो प्लंज कर गई है, प्लंज कर गया. ये द वर्ड प्लंज आई एम नॉट यूजिंग, दीज आर द वर्ड्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक.